चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिज घर्षण बल। तो ये कब लगेगा? When there is a relative motion between the contact surfaces. When there is a relative motion between the contact surfaces, तब ये एक्ट करेगा, तब ये लगेगा। तो it acts when there is relative motion between the contact surfaces. तो when there is relative motion, और relative motion को हम क्या कह सकते हैं? There is sliding between contact surfaces. Contact surfaces, right? कोई दिक्कत है इसमें? तो जब भी कोई रिलेटिव मोशन होगा या दो सरफेस आपस में स्लाइड करेंगी एक दूसरे के सापेक्ष में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर सतह रफ होगी, तो अगर कोई सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और कौन सा लगेगा इस केस में? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और किस दिशा में लगेगा? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, मतलब जिस दिशा में ब्लॉक चलना चाह रहा है उसके विपरीत दिशा में ये लगेगा। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बेसिकली चाहता क्या है फोर्स? ये चाहता है कि दो सरफेस जिनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है वो आपस में साथ साथ चलें, ये चाहता है ये, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये चाहता है कि दो सरफेस हैं वो साथ साथ चलें। अच्छा, ग्राउंड के ऊपर है तो ग्राउंड तो चल नहीं सकता है, तो ये चाहता है कि जो ब्लॉक उसके ऊपर चल रहा है वो रुक जाए, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये लगता कितना है, ये बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की, कि ये लगेगा कितना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन काइनेटिक कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं करता है। ये जब लगेगा तो फिर फिक्स ही लगेगा, हमेशा सेम ही लगेगा। ये होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या क्या है, किसका मतलब। तो यहाँ पे जो म्यू के है, एन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सर्फेसेस। और म्यू के क्या है यहाँ पे? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या क्या बोलूं उसको, गतिज घर्षण गुणांक। ये अलग होता है म्यू एस से, है ना, गतिज घर्षण गुणांक। तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक कांस्टेंट फोर्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज थोड़ी हो रहा है, जैसे अपना स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो रहा था वैसे चेंज नहीं हो रहा है। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। हाँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अगर मोशन की डायरेक्शन बदलेगी तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। कितना रहेगा? म्यू के इंटू एन। यहाँ म्यू के क्या है? गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है। तो एक ही सरफेस के लिए गतिज घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण गुणांक अलग अलग होते हैं, ठीक है। पर प्रैक्टिकली, अच्छा मैं थोड़ा सा म्यू के और म्यू एस के बारे में बता देता हूँ। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो प्रैक्टिकली ये देखा गया है जैसे कोई सरफेस है, कोई सरफेस है मान लो ये, ठीक है, और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और सरफेस कैसी है? रफ है सरफेस। इस सरफेस के लिए दोनों डिफाइंड होंगे, म्यू एस एंड म्यू के। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो म्यू एस होता है, क्या देखा गया है? जो म्यू एस होता है यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, वो बड़ा होता है किससे? म्यू के से। म्यू एस बड़ा होगा किससे? म्यू के से। या म्यू एस क्या है आपको पता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक। और म्यू के क्या है?
गतिज घर्षण गुणांक, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। इसलिए जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, अच्छा जब बताओ म्यू है, तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू पता है आपको? फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिखते हैं? म्यू एस इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू के इंटू एन। तो बताओ कौन बड़ा होगा इसमें से? मैक्सिमम फ्रिक्शन बड़ा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होगा? तो ऑब्वियस है, म्यू एस बड़ा है तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी फ्रिक्शन काइनेटिक से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। तभी तो आपको याद है स्टार्टिंग में हम जब एग्जांपल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे देखो मैंने बताया था कि पहले देखो, पहले तो फोर्स बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे उसको चलाने वाला फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो देखो यहाँ 30 तक तो फोर्स बढ़ा और पीछे कितना लगा? 30 लगा। ये हो गई 30, क्या हो गई यहाँ पे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ब्लॉक क्या है? मूविंग। ब्लॉक इज मूविंग, राइट। तो क्या हुआ? तो अब जो फ्रिक्शन है वो 30 से थोड़ा सा कम हो गया, 28 हो गया, क्योंकि ये 30 क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। अब जो लगेगा, क्योंकि ब्लॉक चलने लगा, तो अब कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि मैक्सिमम से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा प्रैक्टिकली होता है, राइट। पर अब बात आती है सवालों की, क्योंकि हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, तो क्या सवालों में भी हमेशा ऐसा लेंगे? तो सवालों की बात यह है भैया कि कई बार सवालों में, या ज्यादातर मैं बोलूंगा ज्यादातर सवालों में क्या होता है, सवालों में म्यू एस बराबर म्यू के ही दे देते हैं, या फिर वो केवल इतना बोलते हैं कि इस सरफेस का जो घर्षण गुणांक है वो इतना है। वो दो नहीं बताते हैं, घर्षण गुणांक म्यू एस इतना है और म्यू के इतना है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या मानना पड़ता है? उस केस में हमें इन दोनों को सेम ही लेना पड़ता है। कब? इफ क्वेश्चन में एक ही घर्षण गुणांक दिया हो, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? म्यू एस बराबर म्यू के लेना पड़ेगा, और वही मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दिए हैं, तब एक मत ले लेना, तब तो अलग अलग लेने पड़ेंगे, वरना तो आपके आंसर ही गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही घर्षण गुणांक दिया है, तो भैया मान लेंगे कि हाँ ठीक है, क्वेश्चन में एक ही दिया है तो एक ही सही, ठीक। और क्या बात ध्यान रखनी है? हाँ, कि जनरली जो म्यू की वैल्यू होती है वो एक से कम होती है, जनरली, सामान्यतः। जनरली म्यू है इज लेस देन 1, बट इट मे बी, दोनों ही म्यू की बात कर रहा हूं मैं, म्यू एस एंड म्यू के, इट मे बी इक्वल टू, इट मे बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस। अगर सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है तो ये 1 से ज्यादा भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये अपन को याद रखना है ना, ये सारी बातें किसके याद रखने की है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, प्रैक्टिकली बता दिया कि म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही दिया है म्यू एस, मतलब ऐसे दिया घर्षण गुणांक कितना है, तो आपको म्यू एस म्यू के बराबर मानने पड़ेंगे। तो एक ब्लॉक है जो मैंने दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, उस सरफेस के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों है, आपको बताना है
ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? करिए। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही हमें समझ में आ गया कि ब्लॉक चल रहा है। ब्लॉक चल रहा है मतलब जैसे मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ कि ब्लॉक चल रहा है, 5 केजी का ब्लॉक चल रहा है। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इस पर लगने वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक आगे चल रहा है तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है। तो काइनेटिक फोर्स क्या चाहता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है कि दोनों सरफेसेस की वेलोसिटी सेम हो जाए। अब ग्राउंड तो चल नहीं सकता है, तो वो चाहता है कि ये ब्लॉक रुक जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। तो यहाँ पे म्यू के, अब म्यू एस और म्यू के अलग हैं, तो यहाँ पे आपको म्यू के यूज करना पड़ेगा। म्यू के इंटू एन। आप नॉर्मल निकालोगे तो नॉर्मल के लिए मैं अलग से एफबीडी, अच्छा इसी में बनाता हूँ। नीचे लगेगा 50 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और कोई फोर्स तो है नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स बैलेंस होंगे। तो यहाँ नॉर्मल कितना आ गया? 50। तो आप यहाँ नॉर्मल की वैल्यू 50 रखोगे तो ये कितना आ गया? 15 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 15 न्यूटन। इस तरीके से। अच्छा, एक बात और कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, मतलब रियल फोर्स है तो उसके एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। तो अगर यहाँ पे ग्राउंड ने 15 न्यूटन फोर्स, ग्राउंड ने 15 न्यूटन फोर्स ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगाया है, तो ये ग्राउंड पे भी फोर्स लगेगा। ग्राउंड पे भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। और कितना लगेगा? सेम लगेगा, 15 न्यूटन। ये ग्राउंड है, क्योंकि इनके क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। बोलिए, कोई डाउट है क्या? चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ड्रॉ द एफबीडी। ए की और बी की एफबीडी बनानी है आपको। तो यहाँ ए और बी के बीच में भी सरफेस रफ है, और नीचे वाले ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी सरफेस रफ है। आपको पहले ए ब्लॉक की एफबीडी बनानी है, तो एफबीडी में सारे फोर्स आप दिखाओगे। नॉर्मल कितना होगा, है ना, फ्रिक्शन कितना लगेगा। वैसे ही नीचे वाले में भी आप बताओगे कि नॉर्मल कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। सारी चीजें आपको बतानी है। चलिए करिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी की एफबीडी बनाएंगे। तो मान लो ये ब्लॉक हो गया ए, ये ब्लॉक हो गया बी। नीचे रख लेता हूँ उसको। चलिए, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। ठीक है, एफबीडी बनाते हैं। तो पहले मैं बी ब्लॉक की एफबीडी बनाऊंगा। तो बी ब्लॉक आगे कितने से चल रहा है, पहले तो वो लिख लेता हूँ। आगे से चल रहा है ये, आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ऊपर वाला ब्लॉक कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो क्या, पहले तो ये बता दो कि ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? यस, हो रहा है, क्योंकि ऊपर की वेलोसिटी 10 है, नीचे की 20, तो ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ भी होगा, इनके बीच में भी होगा फ्रिक्शन। और आप देखोगे कि तो नीचे की सरफेस भी कैसी है? रफ सरफेस है। और यहाँ तो एकदम रिलेटिव मोशन दिख ही रहा है साफ साफ, क्योंकि ग्राउंड तो चल नहीं रही है, ग्राउंड तो जीरो पे, ग्राउंड थोड़ा चलती है। ऊपर ब्लॉक चल रहा है, मतलब फ्रिक्शन एक नीचे भी होगा। तो सरफेस और बी ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, और ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? हमेशा अपोज करता है मोशन का। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी, बी 20, ए 10, 10। मतलब जो बी है वो ए के रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है 10 से। सही बात है। अगर बी ए के रिस्पेक्ट में आगे चल रहा है तो इसका मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे आएगा। अच्छा, ग्राउंड की वजह से तो पीछे आएगा ही आएगा।
क्योंकि उसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ग्राउंड नहीं चल रही है, ब्लॉक आगे चल रहा है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक आगे ही चल रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे आएगा, पर ए के रिस्पेक्ट में पीछे आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि ए वाला ब्लॉक धीरे चल रहा है, बी वाला तेज चल रहा है। ठीक, तो लो एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी ऐसे बनेगी, नीचे लगेगा नॉर्मल, नहीं सॉरी, नीचे लगेगा एमजी। ठीक है, कितना लगेगा? 10 केजी है तो नीचे लगेगा 100 न्यूटन। अब जो ए ब्लॉक है वो बी को धक्का मार रहा है, तो उसकी वजह से एक नॉर्मल भी आएगा नीचे, ए और बी के बीच का। और जो बी वाला ब्लॉक है वो ग्राउंड को धक्का मारा है, तो ग्राउंड वापस धक्का मारेगा, तो एक नॉर्मल ये भी आएगा ऊपर की तरफ। ये कौन सा नॉर्मल है? ग्राउंड की वजह से नॉर्मल है। ए का एफबीडी बनाते हैं, तो ए में भी नीचे कितना लगेगा? एमजी लगेगा। कितना मास है इसका? 5 किलो, तो एमजी लग जाएगा इसका 50 न्यूटन। और अब ए ने बी को धक्का मारा है, भाई ए ने देखो बी को धक्का मारा है, एन ए भी नीचे, तो बी भी ए को धक्का मारेगा ऊपर, तो एक नॉर्मल इसमें ऊपर भी लगेगा, यही वाला एन ए बी। सेम नाम होंगे एन ए बी और एन ए बी। भाई ए ने बी को जो धक्का मारा वो ये रहा, तो बी ए को वापस जो रिटर्न करेगा वो ये रहा, रिटर्न गिफ्ट। ठीक, और कौन से एफबीडी बनेंगे? और एफबीडी में क्या क्या आएगा? और एफबीडी में आएंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई बी पे तो दो दो फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे, एक तो ग्राउंड की वजह से लगेगा, और एक ए ब्लॉक जो लगाएगा बी पर वो लगेगा। ठीक है, अच्छा अब सोचो कि अगर बी पर ए ने फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाया, तो ए पर किधर लगना चाहिए? ए पर तो आगे लगेगा, फिर एक्शन रिएक्शन। अगर ए ने बी पर जो फ्रिक्शन लगाया वो पीछे लगा, तो बी ने जो ए पर फ्रिक्शन लगाया वो किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो ए पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हुआ कि सर ये वाला ब्लॉक तो आगे जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए ना, आगे कैसे लगा? ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा सोच रहे हो क्या? इसको नाम दे दिया मैंने फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 2, मुझे ये भी हो जाएगा फ्रिक्शन 2। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन है। तो देखो दो तरीके से मैं प्रूव कर सकता हूं कि ये दोनों ऐसे लगेंगे, मतलब बी पर तो ये इधर लगेगा और ए पर ऐसे लगेगा। एक तो मैंने कर ही दिया, क्या कि जितना ए ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन लगाएगा वो पीछे लग रहा है, तो बी जो ए पर फ्रिक्शन लगाएगा वो इधर की साइड लगेगा। एक्शन रिएक्शन में डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। और दूसरा तरीका प्रूव कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला वेलोसिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या लिखा 20 माइनस 10, कितना आया 10, मतलब जो v की वेलोसिटी है वो आगे आई a के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस पर फ्रिक्शन पीछे लगा। अब आप जब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालोगे तो क्या लिखोगे? 10 माइनस 20, तो कितनी आई? -10। मतलब वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b किधर आ रही है? पीछे आ रही है 10। इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपोजिट द मोशन। भाई अगर वेलोसिटी आगे की तरफ आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए पीछे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो उसको अपोज करेगा ना फ्रिक्शन। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से एफबीडी बनेगा। अब फोर्स कितना लगेगा वो मैं निकाल देता हूँ कि Fr1 कितना होगा और Fr2 कितना होगा। वो तो आसान है क्योंकि दोनों क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो क्या लिखेंगे? म्यू के इंटू एन। तो फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन 1 वो लग रहा है ग्राउंड और उसके बीच में, तो यहाँ जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा? एन जी आएगा, ग्राउंड वाला नॉर्मल। ठीक है, और जो फ्रिक्शन हम 2 निकालेंगे वो आएगा म्यू के इंटू, अब ये फ्रिक्शन 2 कहाँ लग रहा है? वो लग रहा है ए और बी के सरफेस के बीच में, ए और बी के बीच में। जो नॉर्मल आएगा वो कौन सा आएगा? ए और बी के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है, यानी कि एन इंटू ए इंटू बी। तो ये वाला सवाल कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा है, काफी चीजें आपको सिखा रहा है। चलो बताओ एन जी कितना आएगा? मतलब वो नॉर्मल जो ग्राउंड लगा रहा है वो कितना आएगा? देखो भैया फिर से बोल रहा हूँ, आप जहां का फ्रिक्शन लोगे उन दो सरफेसों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वही लोगे। तो जब आपने फ्रिक्शन 1 लिया तो ये फ्रिक्शन किन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है? ग्राउंड के और इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नॉर्मल है? एन जी। तो आपने यहाँ एन जी लिया। ध्यान से सुन रहे हो ना?
और फ्रिक्शन 2 कहाँ लग रहा है? इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में लग रहा है। तो आपने नॉर्मल भी कौन सा लिया? इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा लग रहा है? वो है NaB, जो इन सरफेस के बीच में लग रहा है NaB। तो इसलिए आपने यहाँ पे नॉर्मल NaB लिया। तो अब मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? नॉर्मल निकालने पड़ेंगे, वो तो आसान है भाई। ऊपर वाले से मैंने FBD बनाया तो NaB बराबर 50 आ गया, NaB बराबर 50 आ गया। और नीचे से मैंने देखा Ng बराबर कितना हो रहा है? NaB प्लस 100, तो Ng कितना आ गया? 150। बस, तो मैं यहाँ रख दूंगा, हाँ। तो म्यू के तो दोनों ही केस मैंने 0.4 लिया है, तो 0.4 इंटू ये हो गया 60 न्यूटन, और यहाँ पे हो गया 0.4 इंटू 50, तो ये हो गया 20 न्यूटन। इस तरीके से FBD बनी, फ्रिक्शन फोर्स बने। देख लो आप, कोई डाउट तो पूछ लो। बाकी ये दोनों ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीजें आपको सिखा के गया है कि नॉर्मल कौन सा लेना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लगानी है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप एक्शन रिएक्शन से भी सोच सकते हो या रिलेटिव मोशन से भी सोच सकते हो। बोलो, किसी को कोई डाउट है इसमें? ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है मास m का, उसको राइट साइड में ऐसे u वेलोसिटी दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी u दे दी है। ये जो सरफेस है वो रफ है और उसका कॉफिशिएंट म्यू दे रखा है। अब अकेला कॉफिशिएंट दे रखा है म्यू, तो आपको जो भी म्यू एस लगे या म्यू के लगे, आपको म्यू ही लेना है, दोनों बराबर दे रखे हैं इस केस में, ठीक है। फिर आपको बताना है कि बताओ ब्लॉक का मंदन ज्ञात करें। कि ब्लॉक, आपको पता है दो टर्म होती है, त्वरण एवं मंदन। त्वरण होता है जब वेग बढ़ रहा है, लेकिन हमको पता है कि अगर ये फ्रिक्शन वाली सरफेस पे चल रहा है, ये ब्लॉक खुरदुरी सरफेस पे चल रहा है, तो ये ब्लॉक धीरे 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 रुकता जाएगा। इसका मतलब इसके पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब उसे मंदन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। तो वो ज्ञात करना है और ये बताना है कि ब्लॉक कितनी दूर चल के रुक जाएगा। चलिए बताइए। चलिए देखिए, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं। तो ब्लॉक है मास m का। अब इसमें फोर्स किधर लग रहा है? भाई वेलोसिटी आगे है तो फोर्स ऑब्वियस है पीछे लग रहा है। तो अब चल रहा है ये, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और फ्रिक्शन में भी कौन सा वाला लग रहा है? काइनेटिक लग रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू एन। और यहाँ अगर FBD बनाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, नीचे mg ऊपर n, तो यहाँ पे n बराबर हो गया mg। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक कितना आ गया? म्यू एम जी। ठीक है, तो ये इसका FBD बन गया। एक फोर्स लग रहा है, बाकी दो फोर्स और लग रहे हैं इसमें, एक नीचे लग रहा है mg और एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल। अब चूंकि मंदन तो इसका x दिशा में आएगा, इसलिए मैंने x दिशा के फोर्सों को ले लिया। इस तरीके से मंदन किस दिशा में आ जाएगा? विपरीत दिशा में आ जाएगा, क्योंकि जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में तो एक्सेलरेशन आएगा। अब चूंकि वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को हमने मंदन बोला। हम इक्वेशन लगा देंगे इसमें, F नेट बराबर ma। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेलरेशन की दिशा को पॉजिटिव मानते हुए, तो इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है? म्यू एम जी बराबर एम ए। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया? म्यू इंटू जी। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब बेसिकली ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये मंदन है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आगे की तरफ है। पर है तो ए ही, निकालने का तरीका तो सेम ही रहेगा। अब जैसा कि हमें पता लग गया, क्या क्या पता लग गया इसमें, कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, क्या क्या गिवन है। अच्छा, पहले का आंसर तो हमारा आ गया, मंदन कितना हो गया? ए बराबर म्यू जी, तो म्यू जी आ गया मंदन। अब दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरे सवाल के लिए गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन हो गया माइनस म्यू जी। माइनस क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी आगे है, उस दिशा को पॉजिटिव माना है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया। टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हाँ फाइनल वेलोसिटी पता है हमें, जीरो। कभी ना कभी जाके रुक जरूर जाएगा। तो हमने इक्वेशन लगा दी इसमें, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी इंटू एस। तो यहाँ से s बराबर कितना आ गया? s बराबर आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये दूसरे सवाल का आंसर होगा। बताओ,
कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ बताओ, पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, ये पूरा सवाल है आपके सामने, इतना आसान सा। हमने एफबीडी बनाया, एफ नेट बराबर एम ए लगाया, उससे तो ए मिल गया। अब जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए उसे मंदन कह दिया। अगर मंदन है तो कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा ब्लॉक। तो इनिशियल वेलोसिटी यू हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मंदन हो गया माइनस म्यू एम म्यू जी। तो आंसर आ गया, इतना दूर जाके रुकेगा इस तरीके से। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है जिसका कि एंगल 37 डिग्री है और इसकी लंबाई है 10 मीटर। यहाँ पे हमने एक 5 केजी के ब्लॉक को छोड़ दिया है, 5 केजी के ब्लॉक को छोड़ दिया है। अब आपको ये देखना है कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, अगर करेगा तो आपको बताना है कि कितनी देर में वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसको, इस ब्लॉक को इस जगह से पॉइंट ए से बी तक आने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। करो, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ब्लॉक का एफबीडी बना लिया। तो इस ब्लॉक का जो एफबीडी बनेगा वो कैसे बनेगा, इस ब्लॉक पर इधर की तरफ लगेगा एम जी साइन थीटा का फोर्स लगेगा। एम जी साइन थीटा, इधर कितना लगेगा, एम जी कॉस थीटा, और ऊपर लगेगा नॉर्मल। और इसके फिसलने की टेंडेंसी किधर है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन आएगा पीछे। लेकिन अभी तक फ्रिक्शन हमें पता नहीं है कि कौन सा आएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे स्टैटिक भी आ सकता है और काइनेटिक भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की। अभी अभी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा कि स्टैटिक होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम लिखते हैं। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू तो अकेला ही दे रखा है, तो ये म्यू एस भी वही होगा और म्यू के भी वही होगा। तो 0.4 इंटू, अब नॉर्मल रखना पड़ेगा, तो नॉर्मल रखने से पहले निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में, एफबीडी में, कि अगर कोई एक्सेलरेशन आता भी है तो वो केवल इस डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल कितना आ गया हमारा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल आ गया एम जी कॉस थीटा, और उसकी वैल्यू मैंने डाली तो वो कितना ही 40 न्यूटन आई। तो यहाँ मेरा नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 40, तो मैं रखूंगा 40। तो ये कितना आ गया, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से आ गई 16 न्यूटन। मतलब मैं क्या बोलता हूँ इसको, बचाने वाला फोर्स, जो इस ब्लॉक को फिसलने से बचा सकता था, वो है यहाँ 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन क्या है, बचाने वाला फोर्स है। बचाने मतलब इसको नहीं चलने देता, फिसलने नहीं देता, इसलिए मैं बचाने वाला फोर्स कह रहा हूँ। और यहाँ चलाने वाला फोर्स कितना है, ये 30 न्यूटन। यही तो इसको आगे खिसके खींच के ले जाना चाहता है ना भाई, यही तो चाहता है इधर आगे खिसके ये। तो 30 न्यूटन चलाने वाला फोर्स हो गया, और बचाने वाले की मैक्सिमम वैल्यू 16 हो गई। तो बताओ ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये चलेगा, और चलेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ फिर एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया ए। तो बताओ ये फ्रिक्शन जो लगेगा उसमें, वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा, क्योंकि चलेगा। अब हमें निकालना पड़ेगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रिक्शन काइनेटिक, हम यहाँ लिखेंगे म्यू के इंटू एन। लेकिन मजे की बात ये है, यहाँ पे म्यू सेम है, तो ये भी 0.4 इंटू नॉर्मल कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 16। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कितना आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा। लेकिन अगर म्यू एस और म्यू के अलग अलग होते तो ये अलग अलग आते। हाँ, तो निकाला हमने, आ गया 16, तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ हमने लिख दिया 16, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 16 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमेशा से जो करते आए हैं हम, क्या इक्वेशन लगानी रहेगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए आप इक्वेशन लगाओ। तो भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 30, तो हमने लिखा 30 माइनस पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना 16 बराबर एम ए, मास है 5 और एक्सेलरेशन है ए। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना आ गया 14/5, एक्सेलरेशन आ गया 14/5। तो अगर एक्सेलरेशन 14/5 आ गया, हमारे पास त्वरण आ गया, तो बस हमें अब क्या निकालना है, टाइम कितना लगा उसको नीचे तक पहुंचने में, नीचे तक की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर।
तो 10 मीटर डिस्टेंस पहुंचने में उसे समय कितना लगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि हमने उसको रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो उसके लिए हम क्या करें? बस s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 14/5 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 100/14। तो टी बराबर आ गया 100/14 का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया? 10 डिवाइडेड बाय √14 सेकेंड। उदय का एकदम सही आंसर आया है, वेरी गुड। इस तरीके से तो आप देख लो पूरा सवाल, और कोई डाउट तो पूछो। ये पूरा सवाल है, आपको ऊपर क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये एक्सेलरेशन आ गया और फिर हमने टाइम निकाल लिया। इस तरीके से। कोई डाउट? जल्दी से यहाँ पे आपको फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि ये ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाए। ब्लॉक का मास है 10 kg, म्यू एस और म्यू के यहाँ अलग अलग दे रखे हैं 0.4, 0.3। आपको एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिससे चलना स्टार्ट हो जाए। करो, सोचो, सोच के करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो भाई, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो जरूर इसमें पीछे की तरफ कोई एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा जो इसको चलने से रोक रहा होगा, जो बचा रहा होगा इसको चलने से कि भाई नहीं जाने दूंगा मैं, है ना। तो जैसे अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ इसका, ये 10 किलो का एक ब्लॉक है, इसमें नीचे कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। mg कितना होगा? 100। ठीक है। एक फोर्स आगे लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इधर की तरफ होगा कितना? f cos 37 यानी कि 4/5, और एक कंपोनेंट होगा ऊपर कितना? f sin 37 यानी कि f इंटू 3/5। और ये 10 kg का ब्लॉक जमीन को धक्का मार रहा है तो जमीन 10 kg की ब्लॉक को धक्का मारेगी ऊपर, वो आ जाएगा नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। अब सोचो कि इस ब्लॉक को चलाना कौन चाहता है? इस ब्लॉक को चलाना चाहता है ये वाला फोर्स 4f/5, ये इस ब्लॉक को चलाना चाहता है। लेकिन इस ब्लॉक को चलने कौन नहीं देगा? जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। जो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, वो इसको चलने नहीं देगा। समझ में आया क्या किया? देखो, तो आगे की साइड कौन सा फोर्स लगेगा? 4f/5। ये इसको चलाना चाहेगा तो इसको रोकना कौन चाहेगा? पीछे का जो फ्रिक्शन फोर्स है। अब मान लो हमने फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन भी क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, चल तो नहीं रहा है अभी ब्लॉक, तो ये फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ सकता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की तो औकात है ना, फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं या मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब फ्रिक्शन की वो वैल्यू जब ये मैक्सिमम हो जाए, इसके बाद ये नहीं बढ़ सकता। अगर इसके बाद भी हमने ये फोर्स बढ़ाया तो ब्लॉक चलने लगेगा, और फिर पीछे कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अरे बात समझ में आई क्या? यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको आप लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हो, अगर वो ये एफ इंटू 4/5 के बराबर हो गई या ज्यादा हो गई तो ये ब्लॉक चलने लगेगा। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। भाई यही तो है यहाँ पे चलाने वाला फोर्स, ये चलाने वाला फोर्स है जो इस ब्लॉक को चलाना चाहता है ना, चलाने वाला फोर्स। और बचाने वाला कौन है? जो इसको खिसलने से बचाना चाहता है, ये है बचाने वाला फोर्स। तो अगर हम इस ब्लॉक को चलाना चाहते हैं तो ये जो चलाने वाला फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एक लिमिटिंग केस में, किसके? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के। अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इससे कम होगी तो ये ब्लॉक जरूर चलेगा। लिमिटिंग केस में हम इसको बराबर कर सकते हैं। अब बस हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें नॉर्मल पता होना चाहिए। बस वो सब काम हम कर देते हैं और अब बस अभी आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है आपको?
फ्रिक्शन मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4F/5। चलिए बताइए नॉर्मल क्या होगा इसमें। तो भाई इसमें एफबीडी बनानी पड़ेगी हमें। तो ऊपर लग रहा है NG प्लस 3F/5 बराबर 100। तो यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा ग्राउंड वो कितना कर रहा होगा 100 माइनस 3F/5। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया कि नॉर्मल तो सर mg के बराबर होता है 100 होता है, तो वो गलत जवाब है। ऐसा कभी नहीं है कि नॉर्मल mg के बराबर होता है, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। हाँ अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा होता ऊपर तो हाँ नॉर्मल है 100 के बराबर होता, mg के बराबर होता। क्यों? क्योंकि उस केस में जो ब्लॉक है वो जमीन को कितना धक्का मारता 100, तो जमीन भी कितना धक्का मारती 100, तो वो नॉर्मल हो जाता। लेकिन अभी ये जो ब्लॉक है जमीन को 100 धक्का थोड़ी मार रहा है, थोड़ा तो इसने भी बैलेंस कर लिया। खैर, तो यहाँ पे एन जी कितना आ गया इतना, नॉर्मल ग्राउंड की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन भी तो ग्राउंड पे लग रहा है, तो वो हम ये इस्तेमाल करेंगे। एन जी की वैल्यू यहाँ रखेंगे, बस अब आंसर आ गया 100 माइनस 3/5। तो रखो यहाँ पे। म्यू एस की वैल्यू भी देख लेते हैं। म्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, 0.4 दी है शायद, है ना। हाँ म्यू एस 0.4 हो गया और एन जी हो गया 100 माइनस 3F/5 लेस देन इक्वल टू 4F/5। बस यहाँ से सॉल्व करके हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ आ गया ये, करो सॉल्व जल्दी से, कितना आ रहा है। तो जो एफ की मिनिमम वैल्यू आ गई, मतलब एफ आना चाहिए हमारा, एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 13। अगर हम ब्लॉक को चलाना चाहते हैं तो जो फोर्स है वो 500 डिवाइडेड बाय 13 से ज्यादा होना चाहिए। लिमिटिंग केस में हम कह सकते हैं उसके बराबर हो जाए। मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जो फोर्स की है वो 500 डिवाइडेड बाय 13 होनी ही चाहिए। इससे कम अगर हुई तो ब्लॉक नहीं चलेगा। ये हमने ऐसे सवाल किया पूरा। देखो यहाँ पे एफबीडी बनाई, कॉन्सेप्ट बनाया, ये कॉन्सेप्ट बनाया अपन ने, ये रहा कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम एफ आर मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस। मतलब ये चलाने वाला फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बचाने वाले फोर्स के, चलाने वाले ज्यादा होना चाहिए। बस हमने उसमें फिर नॉर्मल देखा, तो नॉर्मल में भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया हमने और नॉर्मल निकाला एनजी बराबर इतना। डायरेक्ट अगर हम 100 पुट कर देते तो गलत हो जाता। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अच्छे से रिवाइज कर लो और बिगनर बॉक्स 1 कर सकते हो फ्रिक्शन की। एनएलएम तो आपने कर ही दिया होगा कंप्लीट, है ना। चलिए, वेरी गुड।